समय की बात है, विजयगढ़ नामक एक राज्य था, जहां पर महेंद्र प्रताप सिंह नाम के राजा राज किया करते थे। विजयगढ़ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। शिकार करना उनका शौक था। उनकी 3 रानियां थी। उन तीनों में से सबसे छोटी रानी का नाम चीकू रानी था। उसके नाम को लेकर महाराज अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन इसके साथ ही ये भी एक सच्चाई थी कि महाराज सबसे ज्यादा प्रेम भी उसी रानी से करते थे। ये बात चीकू रानी से भी छिपी नहीं थी। वह भी महाराज से बहुत प्रेम करती थी। चीकू रानी दूसरी रानियों से बिल्कुल अलग थी। उसका कद छोटा था, जो शायद 5 फुट के करीब होगा, किंतु चीकू रानी का व्यक्तित्व कुछ कम नहीं था। महाराज तीनों रानियों में सबसे ज्यादा महत्व चीकू रानी को ही देते थे। दूसरी रानियों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह इस बात से खफा भी रहती थी और कभी कभी तो चिढ़ भी जाती थी। दोनों बड़ी रानियां अक्सर ये सोचती थी कि इस छोटी रानी में ऐसी क्या खास बात है जो महाराज इसको इतना महत्व देते हैं। इसकी लंबाई भी कम है और सुंदरता में भी ये हमसे सुंदर नहीं है। वह दोनों अक्सर ये सोचकर भी दुखी होती रहती थी कि ये छोटी चीकू रानी महाराज के जीवन में हमसे बाद में आई है, फिर भी महाराज इसको इतना महत्व क्यों देते हैं। चीकू रानी में कुछ खास विशेषताएं थी जिनके बारे में दोनों बड़ी रानियों को मालूम नहीं था। ये राज सिर्फ महाराज को ही पता था। महाराज के जीवन में चीकू रानी का आना भी एक रहस्य ही था। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार महाराज शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद भी जब उन्हें शिकार नहीं मिला, तो उन्होंने जंगल के और भीतर जाने के बारे में सोचा और वह घने जंगल में काफी अंदर तक चले गए। उनके साथ उनके कुछ सैनिक भी थे। अचानक उन्हें वहां पर अपने सामने एक शेर दिखाई दिया। महाराज सावधान होकर शेर पर वार करने की तैयारी करने लगे। वह अपने शिकार पर वार करने ही वाले थे कि तभी पीछे से दूसरे शेर ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था। अचानक हुए इस हमले को उनके साथ वाले सैनिक भी देखते ही रह गए। राजा के सैनिक अभी सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी दूर से एक हंसिया हवा में घूमता हुआ आया और आकर सीधा हमला करने वाले शेर की गर्दन पर लगा। हंसिया के इस वार से वह शेर वहीं ढेर हो गया। अचानक हुई इस घटना को देखकर महाराज और उसके सभी सैनिक चौंक गए कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने उस तरफ देखा जिधर से वह हंसिया आया था। उधर देखते ही सबको एक सफेद घोड़े की पीठ पर बैठी एक युवती दिखाई दी। उस युवती ने ही अचानक वहां पर आकर शेर से महाराज की जान बचाई थी। वह युवती महाराज के करीब आ गई। उसे देखकर महाराज ने उसका धन्यवाद करते हुए कहा, आज आपने इस शेर से मेरी जान बचाई है। महाराज ने उस युवती से कहा, हे देवी, आपने हमारी जान बचाकर हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपके ऋणी हो गए। हे देवी, हम आपका ये ऋण उतारना चाहते हैं। इस उपकार के बदले आप हमसे कुछ भी मांग सकती हो। महाराज की बात सुनकर वह युवती सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद वह युवती बोली, महाराज, यदि आप सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक नहीं 3 वचन दे। महाराज, यदि आप मुझे 3 वचन देने के लिए तैयार है तो मैं मांगू। महाराज कहते हैं,
ठीक है, 3 वचन दिए, अब मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? युवती बोली, महाराज, आप अपने दिए हुए वचन से मुकर तो नहीं जाएंगे। महाराज को उस युवती की कही बात अच्छी नहीं लगी, तो वह उस युवती से कहते हैं, हे देवी, हमारे दिए वचन पर भरोसा ना करके ऐसी नादानी कोई और करता तो हम उसे कभी क्षमा ना करते, लेकिन आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए हम आपको आपकी इस गलती के लिए क्षमा करते हैं और हम वचन देते हैं। महाराज की ये बात सुनकर वह युवती कहती है कि महाराज, पहले आप थोड़ी देर के लिए अपने सैनिकों को हम दोनों से दूर भेज दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये वार्तालाप हम दोनों के बीच में ही रहे और इनमें से कोई भी हमारा वार्तालाप ना सुन सके। महाराज ने कहा, ठीक है देवी। ये कहने के बाद महाराज ने अपने सैनिकों को वहां से दूर जाने के लिए इशारा किया और सभी सैनिक अपने महाराज के इशारे को समझते ही तुरंत वहां से हटकर कुछ दूरी पर चले गए। इसके बाद महाराज उस युवती से बोले, अब तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। आप जो भी मांगेगी हम निश्चित ही देंगे। वह युवती बोली, महाराज, मेरा नाम चीकू है और मुझे खाने में चीकू बहुत पसंद है, इसलिए महाराज, मेरी पहली मांग है कि आपको मेरे लिए अपने राज्य में एक चीकू का बाग लगवाना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये पहली मांग स्वीकार है। मेरे राज्य में तुम्हारे लिए चीकू का एक बाग बहुत जल्दी ही लगवा दिया जाएगा। वह युवती फिर बोली, महाराज, मेरी दूसरी मांग है कि आपको मुझसे विवाह करना होगा और मेरी तीसरी और अंतिम मांग है, आप मुझसे कभी भी मेरे परिवार के विषय में कुछ भी नहीं पूछेंगे। उस युवती की विवाह की दूसरी मांग सुनकर महाराज को उस पर क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपने दिए गए वचन में बंधे होने के कारण वह कुछ नहीं बोले। महाराज ने युवती की तरफ देखा, फिर उन्होंने शांत मन से कुछ पल के लिए सोचा तो उनके मन में यही बात आई कि इस युवती से विवाह करने में कोई बुराई तो नहीं है। युवती सुंदर है, अच्छे लंबे कद की है और समझदार भी लगती है। वैसे भी राजघरानों में तो अनेक विवाह करने का प्रचलन भी होता है। इस प्रकार सोचकर महाराज युवती से कहते हैं कि हम अपने दिए वचन अवश्य पूरे करेंगे और उसकी सभी मांगे मानी जाएंगी। राजा अपने सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम इस युवती से यहीं पर विवाह करने के बाद ही वापस राजमहल में जाएंगे। हमारे और इस युवती के विवाह की तैयारी की जाए। महाराज के मुख से विवाह की बात सुनकर उनके साथ आए सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। वे कभी महाराज की तरफ देखते हैं तो कभी उस पास खड़ी युवती की तरफ देखते हैं। सभी सैनिक ये सोचकर आश्चर्यचकित थे कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये साधारण सी दिखने वाली युवती, जिसका कद भी इतना छोटा है और देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं है, वह युवती महाराज से शादी करने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसा अजीब रहस्य था। एक ही युवती महाराज और उनके सैनिकों को अलग अलग रूप में कैसे नजर आ रही थी। जो युवती सैनिकों को साधारण दिख रही थी, वही युवती महाराज को बहुत सुंदर दिख रही थी। अब सैनिकों को महाराज का आदेश तो मानना ही था, इसलिए जंगल में ही विवाह की तैयारी की गई और महाराज वही जंगल में उस युवती से विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद महाराज अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब महाराज सैनिकों सहित अपनी नई रानी को लेकर अपने राजमहल के नजदीक पहुंचते हैं तो सैनिकों द्वारा राजमहल में खबर दी जाती है ताकि दोनों बड़ी रानियां नई रानी का स्वागत कर सके।
महाराज की दोनों रानियां नई रानी के बारे में सूचना पाकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है कि महाराज किसी युद्ध के लिए तो गए नहीं थे, जो किसी राज्य पर विजय प्राप्त करके वहां की राजकुमारी को विवाह करके अपने साथ ले आए हो। हमारे महाराज तो जंगल में शिकार के लिए गए थे, तो क्या वे जंगल में किसी जंगली लड़की से विवाह करके आ रहे हैं? इस प्रकार दोनों रानियों सुजाता और माधवी के दिमाग में अलग अलग सोच चल रही होती है। उनके मन में अलग ही विचार चल रहे होते हैं कि पता नहीं जंगल से आने वाली ये जंगली रानी कैसी होगी। शायद वह बहुत अधिक सुंदर रही होगी, तभी महाराज ने उससे शादी की होगी। यदि वह बहुत ही सुंदर और गुणवान होगी तो हो सकता है कि महाराज केवल उसी के होकर रह जाएं और इस राजमहल में हमारा मान सम्मान कम हो जाए। यही सब सोचते सोचते वह दोनों बड़ी रानियां दासियों को अपने साथ लेकर महाराज और नई रानी के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। कुछ समय पश्चात महाराज नई रानी के साथ राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। सभी को नई रानी के आने की बहुत खुशी होती है। राज्य की जनता भी महाराज के विवाह का समाचार सुनकर राजमहल के मुख्य द्वार पर इकट्ठी हो जाती है। सभी लोग महाराज और नई रानी की जय जयकार करते हैं। जब नई रानी रथ से बाहर आती है तो राज्य के लोग छोटी रानी को देखकर हैरान होकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। राज्य की कुछ स्त्रियां कहती हैं कि महाराज ऐसी युवती को विवाह कर क्यों लाए हैं, जो कद में भी छोटी है और देखने में भी बिल्कुल साधारण सी लगती है। कुछ लोग कहते हैं बड़े लोगों की बातें तो बड़े लोग ही जाने, इस बारे में हम क्या जाने। कुछ लोग कहते हैं महाराज को जरूर इसमें कोई विशेषता दिखी होगी। तभी उन सभी के बीच खड़ी एक स्त्री बोलती है, नई रानी में क्या बुराई है, अच्छी लंबे कद की तो है और खूबसूरत भी है, लेकिन तुम लोगों को तो कमियां ढूंढनी ही होती है। मुझे तो छोटी रानी बहुत सुंदर लग रही है और चेहरे का तेज देखकर भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई देवी शक्ति हो। ऐसे ही भीड़ में खड़े एक दो पुरुष बोलते हैं, ना जाने सबको क्या हो गया है, हमारी नई रानी इतनी सुंदर है, चेहरे पर इतना तेज है, क्या इन सबको दिखाई नहीं दे रहा है। अजीब रहस्य था कि चीकू रानी ज्यादातर लोगों को नाटी और साधारण दिख रही थी, वहीं कुछ लोगों को अत्यधिक रूपवती और तेजमयी दिखाई दे रही थी। राजमहल के मुख्य द्वार पर आरती का थाल सजाए हुए स्वागत के लिए तैयार खड़ी दोनों बड़ी रानियां भी जब नई रानी चीकू रानी को देखती है तो आश्चर्य में उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ना चाहते हुए भी उनके मुंह से निकल जाता है कि क्या महाराज की मति मारी गई थी, जो महाराज इस नाटे कद की और साधारण सी दिखने वाली युवती को ब्याह कर लाए हैं। दोनों आपस में बोलती हैं, हाय हाय, ये महाराज को क्या हुआ, पता नहीं इस युवती में महाराज को ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्होंने इससे विवाह कर लिया। पता नहीं हमारे महाराज ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी उनके मन में चल रहे विचार बदल जाते हैं और वह सोचती है कि हमारे लिए तो ये अच्छा ही है, हम तो उससे ज्यादा रूपवती हैं, इसलिए महाराज उसकी और ज्यादा ध्यान ना देकर हमें ही महत्व देंगे। हो सकता है महाराज ने इस नाटी पर किसी प्रकार का उपकार करने के लिए इससे विवाह किया हो। ऐसा सोचकर वह दोनों रानियां खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी महाराज और नई रानी का स्वागत करती है। इसके बाद महाराज उन दोनों रानियों से नई छोटी रानी का परिचय करवाते हैं। वह चीकू रानी को बड़ी रानी सुजाता
और दूसरी मझली रानी माधवी के बारे में बताते हैं। और उसके बाद महाराज उन दोनों बड़ी रानियों को नई रानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये है आप दोनों से छोटी रानी चीकू रानी। ये चीकू रानी बहुत बहादुर है। आज इन्होंने एक शेर से हमारी जान बचाई है। तभी चीकू रानी दोनों बड़ी रानियों के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुकती है। वह जैसे ही बड़ी रानी सुजाता के चरण स्पर्श करती है, वैसे ही रानी सुजाता को एक झटका सा लगता है। वह अजीब सी नजरों से चीकू रानी की तरफ देखती है। चीकू रानी के मुख पर एक शांत सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद चीकू रानी दूसरी मझली रानी माधवी के चरण स्पर्श करती है, तो रानी माधवी के साथ भी कुछ वैसा ही होता है जो रानी सुजाता के साथ हुआ था। तब भी चीकू रानी के मुख पर एक सौम्य मुस्कान होती है। सब कार्यक्रम हो जाने के पश्चात चीकू रानी को राजमहल के अंदर उनके कक्ष तक ले जाया जाता है। कक्ष में जाने से पहले महाराज चीकू रानी को उस कक्ष में लेकर जाते हैं जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए थे। महाराज उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, पिताश्री, माताश्री, ये आपकी नई वधू चीकू है, इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इन्होंने ही आज हमारी जान बचाई है। चीकू रानी बड़े महाराज और राजमाता के चित्र में चरण छूती है। वह जैसे ही चरण छूकर चित्र की तरफ देखती है, तो राजमाता और बड़े महाराज की आंखों में आंसू नजर आते हैं। देखते ही देखते वह आंसू टपक कर छोटे महाराज के हाथ पर गिरते हैं। महाराज चौंक जाते हैं कि उनके हाथ पर ये 2 बूंद पानी कहां से टपका। इधर चीकू रानी राजमाता और बड़े महाराज के चित्र की आंखों में देखते हुए मानो उनको कोई आश्वासन दे रही हो कि राजमाता, पिताजी महाराज, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। और जो अनिष्ट भूतकाल में हुआ है उसका हिसाब भी अनिष्ट करने वालों को चुकाना होगा। आपकी ये बेटी आपको वचन देती है। महाराज चीकू रानी से कहते हैं, चीकू रानी, ये मेरी बदकिस्मती ही है कि हमारी राजमाता और पिताजी महाराज हमें इतनी जल्दी इस संसार में अकेला छोड़कर चले गए। अभी तो हमें उन दोनों की बहुत जरूरत थी। उन दोनों के जाने के बाद अब हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं है। चीकू रानी कहती है कि महाराज उदास मत होइए, एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना ही है। कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से जाता है, लेकिन ये बात ठीक है कि आपको राजमाता और पिताजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण अधिक दुख हो रहा है। महाराज हैरानी के साथ चीकू रानी की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि चीकू रानी, आपको ये कैसे पता कि राजमाता और पिताजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु हुई थी? चीकू रानी सक पका जाती है और महाराज से बोलती है, महाराज, आपने बोला कि राजमाता और पिताजी महाराज हमें इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, तो बस मैंने उसी से ये अनुमान लगाया है। इसके बाद दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष में ले जाती हैं। छोटी रानी के साथ जो दासियां हैं, वह भी लगभग छोटी रानी की ही आयु की है। वह दासियां भी आपस में कानाफूसी कर रही हैं कि नई रानी कद की कितनी छोटी है, देखने में भी साधारण है और हमसे ही मिलती जुलती है। महाराज को इनमें क्या पसंद आया? उन दासियों की बातें चीकू रानी के कानों में पड़ रही थी, जिन्हें सुनकर चीकू रानी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी दासियां चीकू रानी को उनके कक्ष के अंदर तक छोड़कर वापस कक्ष के बाहर चली जाती है। वहां पर भी एक दासी होती है। वह भी लगभग चीकू रानी की हम उम्र होगी। वह चीकू रानी का
अभिवादन करती हुई कहती है, छोटी रानी जी, आप तो बहुत सुंदर हैं, बड़ी रानियों से भी सुंदर। चीकू रानी दासी को बोलती है, तुम भी तो सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम सुंदरी तो नहीं है। रानी की ये बात सुनकर वह दासी शर्मा जाती है और फिर बोलती है, अरे नहीं छोटी रानी जी, मैं सुंदर कहाँ हूँ, भला गरीब लोग भी कहीं सुंदर होते हैं। चीकू रानी कहती है कि क्यों गरीब लोग सुंदर क्यों नहीं हो सकते? जिसका मन सुंदर हो उसका तन भी सुंदर होता है। मन की सुंदरता सबको दिखाई नहीं देती है, सब तन की सुंदरता को देखते हैं। दासी कहती है, अरे वाह छोटी रानी जी, आप तो बहुत अच्छी है और बातें भी बहुत अच्छी करती है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। चीकू रानी उससे पूछती है, अच्छा ये बता, तेरा नाम क्या है? अपना नाम बताते हुए दासी कहती है, छोटी रानी जी, मेरा नाम उषा है। चीकू रानी उसे कहती है, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तेरे जैसा। छोटी रानी की ये बात सुनकर उषा शर्मा जाती है। दासी उषा को चीकू रानी के कक्ष की साफ सफाई के लिए लगाया गया। चीकू रानी को राजमहल में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन उनके सेनापति ने आकर महाराज को सूचना दी कि महाराज, इस बार हमारे पूरे राज्य में फसल बहुत अच्छी पैदा हुई है। फसल अच्छी होने के कारण लगान समय पर और पिछले सालों से ज्यादा मिला है। महाराज इसका श्रेय चीकू रानी के शुभ आगमन को देते हैं, वरना पिछले कई वर्षों से तो बारिश ठीक से ना होने की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही थी, लगान भी पूरा नहीं आता था, ऊपर से किसानों की ऋण की मांग रहती थी। इसी दौरान महाराज चीकू रानी के व्यवहार और उनके विवेक बुद्धि से भी प्रभावित होते हैं। चीकू रानी की समझदारी को देखते हुए महाराज चीकू रानी से राजनैतिक कार्यों में भी सलाह लेने लगते हैं। ये बात दोनों बड़ी रानियों को अच्छी नहीं लगती थी। दोनों बड़ी रानियां सुजाता और माधवी मन ही मन अब चीकू रानी से ईर्ष्या करने लगी थी। उन दोनों को लगता था कि ये जो ठिगनी रानी है, ये कोई जादूगरनी है, इसने कुछ तंत्र मंत्र करके हमारे महाराज पर कोई जादू कर दिया है, इसलिए महाराज को वही सही लगता है जो ये ठिगनी जादूगरनी रानी कहती है। वह दोनों सोचती है, कल की आई ये बोनी रानी जो सुंदर भी नहीं है, उसने महाराज को हमसे दूर कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में हम दोनों का तो इस राजमहल में महत्व ही समाप्त हो जाएगा। उन दोनों को लगता है कि ये चीकू रानी हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। वह दोनों बड़ी रानियां चीकू रानी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगती है। एक दिन चीकू रानी महाराज से कहती है, महाराज चलिए आज शतरंज की एक बाजी हो जाए। महाराज आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं, छोटी रानी आपके कितने रूप हैं? आपने कभी हमें बताया ही नहीं कि आप शतरंज खेलना भी जानती है। चीकू रानी महाराज से बोली, महाराज ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खेलना जानती हूँ। महाराज ने कहा, चलिए आज आपके बुद्धि और विवेक को देखते हैं कि आप कितनी आगे हैं, कितनी शतरंज के खेल में पारंगत है। महाराज और चीकू रानी दोनों शतरंज खेलने बैठ जाते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, चीकू रानी की चालों को देखकर महाराज का आश्चर्य बढ़ता ही जाता है। कुछ देर खेलने के बाद अचानक चीकू रानी कहती है, ये लीजिए महाराज, इस बाजी की मेरी आखिरी चाल और आपको शय और मात। महाराज आश्चर्य भरी नजरों से चीकू रानी को देखते रह जाते हैं, लेकिन दंभी पुरुष इतनी जल्दी अपनी हार
कहाँ मानते हैं। अपने आप को ज्यादा पारंगत बताने के लिए वह अहंकार में कहते हैं कि छोटी रानी, वह तो अनेकों परेशानियों के कारण मेरा ध्यान भटक गया था, अन्यथा शतरंज में कोई हमें हरा दे ये मुमकिन ही नहीं है। महाराज कहते हैं कि रानी, शतरंज की एक बाजी और खेलते हैं। छोटी रानी कहती है, महाराज आप एक बार फिर से सोच लीजिए। महाराज कहते हैं, रानी हमने सोच लिया, ये बाजी निश्चित ही हम जीतेंगे। रानी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए बोला, महाराज ईश्वर आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। शतरंज की पहली चाल चीकू रानी चलती है, फिर दूसरी चाल महाराज चलते हैं। तीसरी चाल चलते हुए चीकू रानी बोलती है, महाराज वजीर से सीधे राजा को शय देने के लिए उस पर आक्रमण की योजना बनाई जा रही है। महाराज आप अपने सेनापति को कहिए कि वह जल्दी से अपने जासूस भेजकर पता करवाएं। अपने राजा को बचाइए महाराज। दक्षिण दिशा से कोई राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, तंबू गड़ चुके हैं। इस प्रकार चीकू रानी बोलती जा रही थी। राजा उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कह रही है या वह क्या कहना चाहती है। महाराज चीकू रानी से बोलते हैं, छोटी रानी, शतरंज के बीच में ये बात कहाँ से आ गई। चीकू रानी कहती है, महाराज ये सब छोड़िए, आप अपने सेनापति को तुरंत आदेश दीजिए। छोटी रानी के कहे अनुसार महाराज सेनापति को बुलाते हैं और अपने राज्य की दक्षिण दिशा की ओर किसी को भेजकर हालात पता करने का आदेश देते हैं। महाराज उसे कहते हैं कि किसी को अपने राज्य की दक्षिण दिशा की ओर भेजकर वहां के हालात पता किए जाए। हम जानना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ कैसे हालात है। यदि कोई दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो वह कौन दुष्ट है। महाराज के आदेश को मानते हुए सेनापति कुछ सैनिकों को दक्षिण दिशा में हालात पता करने के लिए भेज देता है। कुछ समय बाद सैनिक लौटकर सेनापति को सूचना देते हैं कि दक्षिण दिशा की सीमा पर दूसरे राज्य की सेना ने पड़ाव डाला हुआ है। उनकी गतिविधियां कुछ सही नहीं लग रही है। दक्षिण दिशा से वापस लौटे सैनिकों ने बताया कि हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति ये सारी सूचना महाराज तक पहुंचाता है। ये सूचना मिलते ही महाराज महेंद्र प्रताप सिंह अपने सेनापति को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं। इसके बाद महाराज महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी के पास आते हैं और कहते हैं, चीकू रानी आप हमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करती जा रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिस दिव्य शक्ति के कारण आप अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को जान लेती है। महारानी आपके कितने रूप हैं और ये क्या रहस्य है। महाराज की बात सुनकर चीकू रानी कहती है, महाराज अभी आप हमारे विषय में कुछ मत सोचिए और ना ही दूसरी सेना को लेकर चिंतित हो। इस समय आप केवल युद्ध की तैयारी कीजिए, विजय आपकी ही होगी। आपकी विजय निश्चित है। महाराज आपको मेरे विषय में सही समय आने पर अपने आप ही पता चल जाएगा। इस समय महाराज को भी यही ठीक लगता है तो महाराज अपने सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहते हैं कि युद्ध की पूर्ण तैयारी योजनाबद्ध तरीके से की जाए और हर एक गतिविधि की सूचना हम तक पहुंचाई जाए। युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही दूसरे राज्य की सेना विजयगढ़ राज्य पर आक्रमण कर देती है, किंतु जब विजयगढ़ राज्य की सेना महाराज और
चीकू रानी की सलाह के अनुसार दूसरे राज्य की सेना का सामना करती है तो दुश्मन के सभी प्रयासों को असफल कर दिया जाता है। महाराज की सेना युद्ध क्षेत्र से विजयी होकर वापस लौटती है। युद्ध में दूसरे राजा की सेना के काफी सैनिक मारे जाते हैं और जो सैनिक जीवित बच जाते हैं उनको बंदी बनाकर अपने साथ लाया जाता है। बंदी बनाकर लाए गए लोगों में दूसरे राज्य की सेना का सेनापति भी था। जीत की खुशी में सारे राजमहल में उत्सव का सा वातावरण होता है। राजमहल में चारों ओर जीत का जश्न मनाने की तैयारियां चल रही है। महाराज चीकू रानी से बोलते हैं, छोटी रानी, हमारी विजय की घोषणा तो आपने पहले से ही कर दी थी। आप धन्य है। चीकू रानी ने कहा, महाराज, आपकी ये विजय पहले से ही निश्चित थी। उनका आक्रमण करने का प्रयास ही निरर्थक था। आप एक अच्छे और सच्चे योद्धा हैं। महाराज, आपकी सेना एक कुशल सेना है। सेना का नेतृत्व भी आपके द्वारा कुशलता पूर्वक किया जाता रहा है। महाराज ने कहा, छोटी रानी, ये सब आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ है। चीकू रानी बोली, महाराज, आप इस तरह से हमारी प्रशंसा करना छोड़िए। जो भी अच्छा हुआ है वह सबकी अच्छी कोशिशों के कारण ही संभव हुआ है। जब महाराज इस प्रकार से छोटी रानी की प्रशंसा कर रहे थे, रात का समय था और सारे राजमहल में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उनके पास ही बैठी दोनों बड़ी रानियां राजा और चीकू रानी की बातें सुनकर जलन के मारे मरी जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से बड़ी रानी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया था। अब वह भी चीकू रानी से थोड़ी प्रभावित थी। कहीं ना कहीं बड़ी रानी का मन भी ये मानने लगा था कि छोटी रानी में कुछ विशेषता तो है। वैसे भी अब उसको छोटी रानी पहले से कुछ सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन अभी तक मझली रानी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। रात को जश्न समाप्त होने के बाद सब नींद की खुमारी में थे। सभी अपने अपने कक्ष में जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आज महाराज चीकू रानी के कक्ष में ही सो चुके थे, किंतु चीकू रानी को अभी नींद नहीं आई थी, इसलिए वह जाग रही थी। तभी अचानक चीकू रानी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी और उसे ऐसा लगा कि जैसे वह किसी के कदमों की आहट की आवाज है। चीकू रानी ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, किंतु जब उसे वहां खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो चीकू रानी धीरे से अपने कक्ष से बाहर निकली। बाहर निकलकर चीकू रानी महल के गलियारे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। वह दबे कदमों से महल के गलियारे में आगे बढ़ती है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। इस बार जब चीकू रानी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मझली रानी के कक्ष से कोई बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखने पर वह साये को पहचान लेती है। वह खुद मझली रानी ही थी जो छुपते छुपाते अपने कक्ष से कहीं जा रही थी। अब चीकू रानी सोचती है कि ये तो मझली रानी है, किंतु मझली रानी इतनी रात को सन्नाटे में इस तरह छुपते छुपाते कहाँ जा रही है। वह देखती है कि मझली रानी महल के गलियारे से होती हुई बगीचे की तरफ जाती है। चीकू रानी भी दबे पांव मझली रानी का पीछा करने लगती है। तभी बगीचे में चीकू रानी को कुछ दूरी पर सेनापति दिखाई देता है। मझली रानी चलते चलते उसके पास पहुंच जाती है और सेनापति के गले लग जाती है। चीकू रानी भी एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देखती रहती है। मझली रानी काफी देर तक
सेनापति के गले से लगी रहती है। कुछ देर बाद चीकू रानी वहाँ से वापस जाने लगती है। तभी उसे एक हलचल होती हुई दिखाई देती है। वह देखती है कि मझली रानी और सेनापति बगीचे से होते हुए बावड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। चीकू रानी भी दबे पांव उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ती है, किंतु चीकू रानी के चेहरे पर आश्चर्य के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लगता था कि जैसे चीकू रानी इन सब बातों को पहले से ही जानती हो और इस समय केवल अपनी किसी बात की पुष्टि करना चाहती हो। रानी माधवी और सेनापति बावड़ी की तरफ जाकर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इधर उधर देखते हुए चीकू रानी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, किंतु वहाँ कई दरवाजे और चारों तरफ अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी वे दोनों चीकू रानी को कहीं भी दिखाई नहीं दिए। चांद की हल्की सी चांदनी में चीकू रानी को वहाँ कई दरवाजे तो दिख रहे थे, किंतु दीवारों और पेड़ों की परछाई के कारण रानी माधवी और सेनापति कौन से दरवाजे के अंदर गए हैं, चीकू रानी को ये पता नहीं चल सका। चीकू रानी सोचती है, कोई बात नहीं, राजमाता ने मुझे जो बताया हुआ है उसके बारे में आज नहीं तो कल पुष्टि हो ही जाएगी। जब वहाँ उसे रानी माधवी और सेनापति कहीं नजर नहीं आते तो वह राजमहल की ओर वापस चल देती है। चीकू रानी सोचती है कि महाराज को इस बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वह अपनी पूरी तसल्ली होने के बाद ही महाराज से इस सब के बारे में कोई बात करना चाहती थी। यही सोचते हुए चीकू रानी अपने कक्ष में वापस आकर सोने का प्रयास करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी वह पास में ही गहरी नींद में सोए हुए महाराज की ओर देखती है। चीकू रानी पास में सोते हुए महाराज की ओर देखते हुए सोचती है कि महाराज आप कितने निष्कपट और निश्चल हैं। महाराज आप कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं और ना ही आपने अपने इस जीवन में अभी तक किसी का कोई भी अहित किया है। वह सोचती है, महाराज आपको तो ये भी पता नहीं है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान किया जा चुका है और अभी भी महाराज आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराज मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की योजना बनाई जा चुकी है, लेकिन मैं यहाँ केवल आपके हर अहित को रोकने के लिए ही आई हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि किसी के आंसुओं ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। महाराज क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? नहीं महाराज, आप नहीं जानते और आप कैसे जानेंगे? आप तो यही जानते हैं कि राजमाता मर चुकी है, लेकिन महाराज ये सच नहीं है। राजमाता मरी नहीं है, वह तो जीवित है। इसी तरह की बातें सोचते सोचते चीकू रानी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठने के बाद भी चीकू रानी के मन में रात की बातें ही घूम रही थी। चीकू रानी ने सोचा कि क्यों ना महाराज से बात करके ये जानने की कोशिश की जाए कि उन्हें राजमाता और बड़े महाराज की मृत्यु के बारे में कितना पता है। मन में ऐसा विचार करके वह महाराज से कहती है, महाराज क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? महाराज ने कहा, पूछिए छोटी रानी। रानी कहती है, महाराज मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिताजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी। उसकी बात सुनकर महाराज उदास होकर कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, हाँ छोटी रानी, आज हम आपको बताते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। छोटी रानी, पिताजी महाराज ने हमें बचपन से ही बहुत प्यार दिया था। हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी।
हमारे लिए हमारी दुनिया वही थे। वह चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी राज्य का कार्यभार संभाल लूं। जैसे ही उन्हें लगा कि मैं इस योग्य हो गया हूँ, तभी पिताजी महाराज ने मेरी शादी कर दी और राज्य का सारा कार्यभार मुझे सौंप दिया। राज्य का कार्यभार मुझे सौंपने के बाद वह अपने आप को काफी आजाद महसूस कर रहे थे। अब उनके पास करने के लिए कोई खास कार्य नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिताजी महाराज को शिकार का बहुत शौक था। राज्य का कार्यभार संभालते हुए भी महाराज अक्सर शिकार के लिए जाते थे, लेकिन राज्य के कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात पिताजी महाराज शिकार पर और अधिक जाने लगे। एक दिन पिताजी महाराज सेनापति और सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर गए। जंगल में उन्हें एक शिकार दिखा और उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। सैनिक भी उनके साथ थे, लेकिन शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए वह सैनिकों से काफी दूर निकल गए। जंगल बहुत घना होने के कारण उनके सैनिक ये नहीं जान पाए कि पिताजी महाराज किस दिशा में गए हैं। इसलिए उनके सैनिक पीछे ही एक स्थान पर रुक गए। जब कुछ देर तक महाराज वापस नहीं आए तो सैनिकों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, लेकिन महाराज उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उनकी तलाश करते करते सैनिकों को शाम हो गई। इसके बाद रात में काफी अंधेरा होने के कारण घने जंगल में महाराज को तलाश करना कठिन हो रहा था। इसलिए सेनापति और सैनिकों ने वहीं जंगल के बाहर डेरा डाल लिया, ताकि अगले दिन सुबह से ही पिताजी महाराज की तलाश की जा सके। अगली सुबह फिर से पिताजी महाराज की तलाश शुरू हुई। काफी तलाश करने के पश्चात उनके सैनिकों को जंगल में एक शव मिला। उस शव की स्थिति अत्यधिक भयानक थी। जंगली जानवरों ने उनके शव को क्षत विक्षत कर दिया था। उसकी पहचान होना बहुत ही कठिन था, किंतु उस शव पर मिले हुए वस्त्र बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वस्त्र पिताजी महाराज ने पिछले दिन शिकार पर जाते समय पहन रखे थे। उनके हाथ में महाराज की खानदानी पहचान वाली एक मुद्रिका थी। ये सब देखकर हम सब इस निर्णय पर पहुँचे कि ये शव पिताजी महाराज का ही है, जिन पर किसी जंगली जानवर ने हमला करके उन्हें मार डाला है। इसके बाद पिताजी महाराज का शव राज्य में लाया गया तथा उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम तो बिल्कुल टूट गए थे। पिताजी महाराज के देहांत के पश्चात ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सब अनाथ हो गए हो। राज्य के किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता था। कुछ दिनों बाद राजमाता ने हमें अपने पास बुलाया और समझाया कि पुत्र, आप एक राजा है और राजा के ऊपर बहुत से दायित्व होते हैं। यदि आप स्वयं हर समय दुख में डूबे रहेंगे तो इस राज्य की प्रजा का क्या होगा और हमारा क्या होगा। राजमाता ने कहा, पुत्र, जैसे तुमने अपने पिता महाराज को खोया है, वैसे ही हमने भी अपना पति, अपना सुहाग खोया है। महाराज के जाने के बाद हम भी अकेले हो गए हैं। अब तो हमारी जिम्मेदारी भी आप पर है। हमारी उम्र भी काफी हो चुकी है, इसलिए हमसे भी अब दुख वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती है। किंतु इतना होने के बाद भी हमने केवल आपके लिए और आपके बच्चों के लिए खुद को संभाल कर रखा हुआ है। हमारा भी दायित्व बढ़ गया है। जब आपके पिताजी महाराज थे तो हम सहज थे। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती थी। लेकिन अब जब आपके पिताजी महाराज नहीं रहे तो हमने संकल्प लिया है कि हमारा प्रथम दायित्व हमारी प्रजा है। हमें प्रजा को खुशहाल रखना है। इस तरह राजा महेंद्र प्रताप चीकू रानी को
बड़े महाराज की मृत्यु के बारे में बताकर शांत हो गए। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चीकू रानी ने एक बार फिर से महाराज से पूछा कि महाराज, मुझे ये भी बताइए कि राजमाता की मृत्यु कैसे हुई। महाराज ने चीकू रानी को राजमाता की मृत्यु के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, राजमाता की मृत्यु भी एक दुर्घटना के कारण हुई थी। राजमाता अत्यधिक पूजा पाठ करने वाली औरत थी। वह प्रतिदिन राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी। वहां से लौटकर आने के बाद वह राजमहल में बने मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। एक दिन किसी कारण राज्य के मंदिर में आग लग गई। आग बहुत भयानक थी। काफी प्रयास के पश्चात अग्नि शांत हुई। तब तक मंदिर के अंदर मंदिर के पुजारी, राजमाता और राजमाता के साथ जाने वाली दासी तीनों जलकर भस्म हो गए। परंतु सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वहाँ पुजारी और राजमाता का शव तो मिला, किंतु जो दासी उनके साथ गई थी उस दासी का शव वहाँ कहीं नहीं मिला। ना ही उसके बाद वह दासी कहीं जिंदा दिखाई दी है। महाराज से पूरी बात सुनकर चीकू रानी बोली, महाराज, आपको कैसे मालूम कि वह शव राजमाता का ही था? महाराज बोले, छोटी रानी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? क्या हम अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे? हमने उन्हें उनके शव पर बचे हुए वस्त्रों से पहचान लिया था। इसके साथ ही खानदानी पहचान वाली मुद्रिका भी उस समय राजमाता के हाथ में थी। इसके बाद चीकू रानी ने पूछा, महाराज, जिस समय मंदिर में आग लगी, क्या उस समय मंदिर में कोई और नहीं था? क्योंकि राज्य के लोग भी तो उस मंदिर में जाते होंगे। महाराज ने चीकू रानी को बताया कि नहीं महारानी, वह मंदिर सिर्फ राजघराने वालों के लिए ही था। अन्य किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। राजमाता के जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे हम पूरी तरह से अनाथ हो गए हो। पिताजी महाराज के जाने के पश्चात राजमाता हमारे साथ थी, किंतु राजमाता की मृत्यु के पश्चात हमें ऐसा लगा कि ये जीवन व्यर्थ है। हम अत्यधिक व्याकुल थे। फिर हमें राजमाता की कही हुई बात याद आई कि एक राजा का जीवन अपनी प्रजा के लिए होता है। राजा के सुख दुख सब प्रजा से निहित होते हैं। यदि राजा यूं शोकाकुल रहेगा तो राज्य की प्रजा को कौन देखेगा? राजमाता की कही बातों को ध्यान में रखकर हमने अपने मन को समझाया और हम फिर से अपने राजकाज में लग गए। बस रानी, इस प्रकार हमारी राजमाता और पिताजी महाराज हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। महाराज से ये सब बातें जानने के बाद चीकू रानी ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक राजा के लिए अपना राज्य और राज्य की प्रजा जरूरी होती है। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने हमें एक वचन दिया था कि आप हमारे लिए एक चीकू का बगीचा बनवाएंगे? महाराज, अब तो हमें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। इतने समय में हमारा चीकू का बगीचा तो तैयार हो गया होगा। महाराज ने कहा, हाँ छोटी रानी, हमें अच्छी तरह से याद है और इसके लिए हमने चीकू का विशेष बीज मंगवाया था जिसकी फसल 1 वर्ष में तैयार हो जाती है। किंतु महारानी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने ये चीकू का ही बाग क्यों लगवाया, किसी और फल का क्यों नहीं? चीकू रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, हमें चीकू बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, हम इतने समय से इस राजमहल में हैं। हम फलों में ज्यादा चीकू ही खाते हैं। जब इस तरह बातें करते करते काफी समय बीत गया तो महाराज बोले, चलिए छोटी रानी, बातों में काफी समय चला गया है। आप तो जानती ही होंगी
कि आज राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह अपने गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण करके राजमहल में वापस आने वाले हैं। राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह बड़ी महारानी सुजाता के और हमारे पुत्र हैं। तभी चीकू रानी ने पूछ लिया कि महाराज, आप मुझे मझली रानी माधवी की संतान के बारे में भी कुछ बताइए। महाराज कहते हैं कि मझली रानी का और हमारा एक पुत्र है। उसका नाम राजकुमार शोभित राज सिंह है। वह भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं। अभी उनकी 4 वर्ष की शिक्षा शेष है। छोटी रानी, आप भी राजकुमार अधिराज प्रताप सिंह के स्वागत की तैयारी करिए। आप भी तो उनकी छोटी माँ है। चीकू रानी कहती है, ठीक है महाराज। महाराज से आज्ञा लेकर चीकू रानी दोनों बड़ी रानियों के पास जाती है, किंतु वहाँ उसको बड़ी रानी सुजाता तो दिखाई दे रही थी, लेकिन मझली रानी माधवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह बड़ी रानी सुजाता के पास गई और पूछा, बड़ी दीदी, मझली दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वह कहाँ है? बड़ी रानी ने उत्तर दिया, छोटी रानी, आज राजकुमार अधिराज वापस आने वाले हैं। मझली रानी माधवी उनके स्वागत की तैयारी के लिए एक दासी के साथ बगीचे की तरफ फूल चुनवाने गई है। छोटी रानी ने कहा, बड़ी दीदी, महाराज ने मुझे राजकुमार के आने के बारे में बताया है। उसके बाद चीकू रानी ने बड़ी रानी से पूछा, दीदी, क्या हम भी बगीचे की तरफ फूल चुनवाने जाएं या फिर आपके साथ कोई कार्य कराएं? बड़ी रानी सुजाता मन ही मन सोचती है, ये छोटी रानी बड़ी होशियार बनती है, क्यों ना आज इससे लड्डू बनवाकर देखे जाएं। बड़ी रानी सुजाता अभी ये सोच ही रही होती है। बड़ी रानी के कुछ कहने से पहले ही छोटी रानी कहती है, हाँ दीदी, हम लड्डू बनवा देंगे। बड़ी रानी सुजाता छोटी रानी की बात सुनकर हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, मैंने तो अभी इसे लड्डू बनाने के लिए बोला भी नहीं, तो इसने सुन कैसे लिया। बड़ी रानी सोचने लगी, कहीं ये कोई मन की बात पढ़ने वाली जादूगरनी तो नहीं है। इससे पहले कि बड़ी रानी कुछ कहती, छोटी रानी फिर से बोल पड़ी, नहीं दीदी, हम कोई जादूगरनी नहीं है। हमें तो लगा जब घर में कोई अपना या कोई मेहमान आता है तो लड्डू तो बनते ही है। छोटी रानी के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी रानी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। वह हैरानी से छोटी रानी की ओर देखते हुए सोचती है, हे भगवान, इसने तो फिर से मेरे मन की बात पढ़ ली। रानी सुजाता घबराहट में चीकू रानी को बोलती है, छोटी रानी, आप बगीचे की तरफ जाइए और फूल लाने में माधवी की मदद कीजिए। चीकू रानी यही तो चाहती थी। वह बगीचे की तरफ जाती है, वहाँ उसको कोई नजर नहीं आता है। वह पूरे बगीचे में घूमती है, तभी एक जगह पर उसे एक दासी फूल तोड़ती हुई नजर आती है। चीकू रानी उस दासी से पूछती है कि मझली दीदी कहाँ है। दासी इधर उधर देखते हुए कहती है, छोटी रानी जी, मझली रानी अभी कुछ देर पहले तो यही थी, मालूम नहीं कहाँ चली गई। हो सकता है कि वह बावड़ी की तरफ गई हो। कुछ सोचते हुए छोटी रानी उस दासी से कहती है, ठीक है, तुम फूल चुनो, मैं उन्हें देखती हूँ। चीकू रानी बावड़ी की तरफ जाती है, वहाँ भी उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वह वापस बगीचे की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज, एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बावड़ी में आवाज की दिशा में नीचे की तरफ जाती है। बावड़ी में नीचे जाने पर वह देखती है कि वहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। सब दरवाजे बंद हैं
जैसे काफी समय से उन्हें खोला ही ना गया हो। वह सभी दरवाजों को बहुत ध्यान से देखती है। जैसे ही उसकी नजर छठे दरवाजे पर पड़ती है तो वह देखती है कि दरवाजे के बाहर कुछ कदमों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी निशान दरवाजे तक जाने के हैं। इनमें से कोई भी निशान वापस आने का नहीं है। जैसे ही चीकू रानी दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ उस दरवाजे की तरफ बढ़ाती है, तभी पीछे से वह दासी आ जाती है और चीकू रानी से कहती है, छोटी रानी जी चलिए, राजकुमार आते ही होंगे। चीकू रानी एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखती है और वापस महल में जाने के लिए दासी के साथ चल पड़ती है। राजमहल में राजकुमार अधिराज के स्वागत की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। चीकू रानी ने बड़ी रानी के साथ मिलकर लड्डू भी बनवा दिए हैं। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए इतनी दासियां थी, किंतु एक माँ का दिल अपनी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करने को करता रहता है। मझली रानी माधवी भी उनके पास पहुँच चुकी थी। इसी बीच चीकू रानी बोली, मझली दीदी, हम तो आपको देखने बगीचे में गए थे, लेकिन वहाँ पर आप हमें कहीं दिखाई ही नहीं दी। मझली रानी माधवी ने उससे पूछा, छोटी रानी तुम मुझे वहाँ बगीचे में क्यों देख रही थी? चीकू रानी ने गहरी दृष्टि से रानी माधवी की तरफ देखते हुए कहा, बस यूं ही दीदी, हमने सोचा कि हम भी आपके साथ फूल चुनवा देंगे। किंतु चीकू रानी को मझली रानी माधवी का चेहरा इस वक्त सपाट लगा। उसे मझली रानी के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई भाव नजर नहीं आए। इस प्रकार से उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी उन्हें बाहर से राजकुमार अधिराज की जय जयकार की आवाज सुनाई देने लगती है। जय जयकार की आवाज सुनकर बड़ी रानी बोलती है कि मुझे लगता है मेरा पुत्र अधिराज राजमहल में आ गया है। चीकू रानी भी बड़ी रानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ बड़ी दीदी, राजकुमार अधिराज की जय जयकार हो रही है। तभी चीकू रानी को एक दासी फूलों की टोकरी लेकर आते हुए दिखाई देती है। चीकू रानी ने उस दासी को पहले कभी भी राजमहल में नहीं देखा था। चीकू रानी मन में सोचती है, ये नई दासी कौन है? मैंने इस दासी को राजमहल में पहले कभी नहीं देखा। तब तक वह दासी उनके पास पहुंच जाती है और मझली रानी माधवी से कहती है कि छोटी रानी, मैं ये फूलों की टोकरी कहाँ रखूं? रानी माधवी चीकू रानी की ओर इशारा करते हुए कहती है, शन्नो, अब मैं छोटी रानी नहीं हूँ, अब छोटी रानी ये है और इनका नाम चीकू रानी है। इनके आने के बाद अब मैं मझली रानी हूँ। शन्नो चीकू रानी की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अभिवादन करती है। चीकू रानी शन्नो की तरफ गहरी नजर से देखते हुए मझली रानी से पूछती है, दीदी ये कौन है? मझली रानी माधवी कहती है, छोटी रानी, ये हमारी सेविका शन्नो है। हमारे विवाह के समय ये हमारे मायके से हमारी सेवा के लिए हमारे साथ आई थी। चीकू रानी देखती है कि शन्नो खूबसूरत सेविका है, किंतु ये क्या, इसके मस्तक पर ये काला निशान कैसा है? चीकू रानी शन्नो से पूछती है, शन्नो, ये तुम्हारे माथे पर काला सा क्या लगा हुआ है? शन्नो बोली, छोटी रानी जी, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दोनों रानियां, बड़ी रानी और मझली रानी भी शन्नो के चेहरे की तरफ देखती हैं और चीकू रानी से बोलती है, छोटी रानी, शन्नो के माथे पर तो कुछ भी नहीं लगा है। शन्नो का मस्तक तो बिल्कुल साफ है। चीकू रानी बोलती है, कुछ नहीं दीदी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे शन्नो के मस्तक पर कुछ काला सा लगा हुआ है।
तभी बड़ी रानी बोलती है, अच्छा जल्दी चलो, राजकुमार आते होंगे। सभी राजकुमार अधिराज के स्वागत के लिए महल के दरवाजे की तरफ चल देती है। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर वह देखती है कि महाराज पहले से ही सेवकों के साथ राजकुमार अधिराज की प्रतीक्षा में मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। तभी सेनापति के रथ के पीछे पीछे राजकुमार का रथ आता हुआ दिखाई देता है। राजकुमार अधिराज को देखकर सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। रानी सुजाता अपने पुत्र को गले लगाने के लिए व्याकुल हो उठती है। राजकुमार अधिराज रथ से उतरकर महाराज के चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं, पिता श्री प्रणाम। महाराज खुश होकर पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, खुश रहो पुत्र, दीर्घायु हो, यश और बल प्राप्त हो। इसके बाद महाराज राजकुमार अधिराज को गले से लगा लेते हैं। बड़े महाराज से मिलने के बाद राजकुमार अधिराज अपनी माता की ओर बढ़ते हैं और फिर आगे बढ़कर अपनी माता महारानी सुजाता के चरण स्पर्श करते हैं। माँ अपने बेटे को गले लगाते हुए कहती है, मेरा पुत्र यशस्वी हो, दीर्घायु हो। माँ अपनी आँख के काजल से राजकुमार अधिराज को नजर का टीका लगाते हुए बोलती है, मेरे पुत्र को किसी की नजर ना लगे। इसके बाद राजकुमार अधिराज छोटी माता रानी माधवी को प्रणाम करता है। मझली रानी माधवी आशीर्वाद देते हुए बोलती है, पुत्र अब हम तुम्हारी छोटी माता श्री नहीं है, हमारा ओहदा भी अब ऊंचा हो गया है। राजकुमार अधिराज अब हम तुम्हारी मझली माता श्री हो गए हैं। रानी माधवी की बात सुनकर राजकुमार अधिराज हैरानी से रानी माधवी की तरफ देखता है। राजकुमार को हैरान होता देखकर रानी माधवी कहती है, पुत्र ये है छोटी रानी, आपकी छोटी माता श्री चीकू रानी। राजकुमार अधिराज चीकू रानी के पैर छूते हुए प्रणाम करता है और कहता है, छोटी माता श्री प्रणाम। चीकू रानी राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दीर्घायु हो, अच्छे इंसान बनो, सबका भला करो। तुम हमें सिर्फ छोटी माँ कहो। राजकुमार अधिराज सिंह बोलते हैं, आप बहुत अच्छी और सुंदर हो। मझली रानी माधवी राजकुमार अधिराज के मुख से चीकू रानी की प्रशंसा सुनकर मुंह बनाती है। तभी फूलों की टोकरी लेकर दासी शन्नो वहां पहुंचती है और बोलती है, महारानी आपने राजकुमार को फूलों का हार तो पहनाया ही नहीं है। सुजाता रानी कहती है, हाँ लाओ, फूलों का हार मुझे दो। दासी शन्नो फूलों की टोकरी महारानी सुजाता की तरफ कर देती है। महारानी सुजाता जैसे ही टोकरी से हार उठाकर राजकुमार अधिराज को पहनाने के लिए बढ़ती है, तभी टोकरी से एक काला नाग निकलकर राजकुमार अधिराज के पैरों के पास गिरता है। वह काला नाग राजकुमार अधिराज को डसने ही वाला होता है कि चीकू रानी की नजर उस पर पड़ जाती है। चीकू रानी उस काले नाग को जल्दी से अपने हाथ से उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। इसे एक अशुभ घटना मानकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। इस घटना के बाद महारानी सुजाता भरी आंखों से चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बड़ी महारानी सुजाता को ऐसा करते देखकर चीकू रानी कहती है, अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? बड़ी रानी कहती है, छोटी रानी हम सही कर रहे हैं, आप देवी हैं। आज आपने अपनी खुद की परवाह ना करते हुए इस नाग से हमारे पुत्र की जान बचाई है। हमारे पुत्र की जान बचाकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चीकू रानी बोली, बड़ी दीदी अब हम भी तो राजकुमार अधिराज की माँ है। चीकू रानी ने कहा, इस समय हमने केवल एक माँ होने का अपना फर्ज निभाया है। राजकुमार की जान बचाकर
हमने किसी पर भी कोई भी उपकार नहीं किया है। महाराज भी प्रशंसा भरी नजर से चीकू रानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा, अब सभी भीतर चले। महाराज के आदेश पर सभी लोग राजमहल के भीतर की ओर चल पड़ते हैं। आज राजकुमार अधिराज के स्वागत में राजमहल में भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन बनाए गए हैं। तीनों माताएं अपनी अपनी पसंद से बनाया भोजन राजकुमार अधिराज को बहुत प्यार से खिलाती है। जब भोजन के अंत में राजकुमार अधिराज के सामने लड्डू आते हैं तो वह खुशी से बोलते हैं, अरे वाह माता श्री, लड्डू तो हमें बहुत पसंद है। महारानी सुजाता चीकू रानी की तरफ स्नेह से देखते हुए बोलती है, ये लड्डू हमने बनाए हैं और इन्हें बनाने में तुम्हारी छोटी माँ ने हमारी मदद की है। आज ना जाने क्यों बड़ी महारानी सुजाता को चीकू रानी बहुत सुंदर और तेजोमयी लग रही थी। शायद ये सब रानी सुजाता के दिल में चीकू रानी के प्रति सकारात्मक भाव के कारण हो रहा था। राजकुमार अधिराज लड्डू खाते हुए बोलते हैं, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। छोटी माँ, आपने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। आप बहुत अच्छी हैं। तभी मझली रानी माधवी बोल उठती है, अरे वाह राजकुमार, हमें तो आपने कभी अच्छी नहीं कहा। राजकुमार अधिराज बोलते हैं, मझली माँ, आप भी बहुत अच्छी है। सब भोजन से निवृत्त होकर अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। इधर चीकू रानी सोच रही थी कि इस प्रकार फूलों की टोकरी में सांप का होना कोई साधारण बात नहीं है। इसमें कुछ तो रहस्य है। कहीं ये राजकुमार अधिराज को मारने का कोई षड्यंत्र तो नहीं था। चीकू रानी सोचती है, आज महाराज राजकुमार अधिराज के साथ व्यस्त रहेंगे, इसलिए आज मैं अपने आवश्यक कार्य पूर्ण कर लेती हूँ। मेरे लिए ये समय महत्वपूर्ण है। तभी चीकू रानी को महाराज सामने से जाते हुए दिखाई देते हैं, तो चीकू रानी उन्हें रोककर पूछती है, महाराज, क्या आज हम अपने माता पिता से मिलाएं? महाराज कहते हैं, चीकू रानी, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज तक आपने हमें अपने माता पिता से क्यों नहीं मिलवाया? हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। चीकू रानी ने महाराज से कहा, महाराज, हमने आपको विवाह के समय ही बोल दिया था कि आप कभी भी मेरे परिवार के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। महाराज कहते हैं, महारानी, वह सब बातें हमें याद है, किंतु हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने ये शर्त क्यों रखी। महारानी, आप हमें अपने माता पिता और परिवार के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताना चाहती? महाराज की बातें सुनकर कुछ पल सोचने के बाद चीकू रानी कहती है, महाराज, समय आने पर हम स्वयं आपको अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता देंगे। महाराज चीकू रानी से कहते हैं, ठीक है छोटी रानी, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बहुत समझदार हैं। चीकू रानी महाराज से फिर से पूछती है, महाराज, क्या मैं आज अपने माता पिता से मिलने जा सकती हूँ? महाराज कहते हैं, हाँ छोटी रानी, आप जा सकती हैं। क्या आप संध्या तक वापस आ जाएंगी? चीकू रानी उत्तर देते हुए कहती है, महाराज, हम संध्या तक वापस आने का पूरा प्रयास करेंगे। महाराज से आज्ञा लेकर चीकू रानी अपने माता पिता से मिलने चली जाती है। उनके माता पिता जंगल में कुटिया बनाकर रहने वाले भील जाति के मुखिया है, किंतु चीकू रानी उनकी अपनी संतान नहीं है। चीकू रानी तो उनको जंगल में बेहोश पड़ी मिली थी, जिसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है। जंगल में रहने वाले भील जाति के मुखिया की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने चीकू रानी को अपने घर में बेटी बनाकर अपने पास रख लिया।
चीकू रानी जंगल में अपने घर अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। चीकू रानी को देखकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अपने माता पिता के घर पहुंचने के बाद वह अपने पिता से पूछती है, बाबा अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? चीकू रानी के पिता बोलते हैं, पुत्री उनकी सेहत में थोड़ा सुधार तो हो रहा है। अब तो वह अपनी आँखों को भी खोलने लगी है। उनको थोड़ा ही सही लेकिन दिखने भी लगा है और अब तो उन्हें भूख भी लगने लगी है। वह स्वयं उठने का प्रयास भी करती है, किंतु वह फल उनके लिए अति आवश्यक है। वह फल यहाँ कम ही मिल पाते हैं। उस फल के कारण ही उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार हुआ है। किंतु अब समझ में नहीं आता कि हम उन फलों की व्यवस्था कहाँ से करें। चीकू रानी कहती है कि बाबा कुछ समय की बात और है, खूब फल हो जाएंगे। उन फलों की कोई कमी नहीं रहेगी। उन फलों का बगीचा तैयार हो रहा है। चीकू रानी की माँ कहती है, बिटिया ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो उनकी बहुत चिंता रहती है, क्योंकि उनके कारण ही तू हमें मिली है, वरना हम तो निसंतान ही मर जाते। उनकी बातें सुनकर चीकू रानी कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलती है, माँ मनुष्य की किस्मत में अच्छा हो या बुरा जो लिखा हो वह मिलता ही है। मेरा आपकी बेटी बनना आपकी किस्मत में लिखा था, तो मैं आपके जीवन में आपकी बेटी बनकर किसी न किसी प्रकार से अवश्य ही आती। चीकू रानी बोली, अच्छा माँ मैं उनसे भी मिल लूं, मुझे संध्या में वापस जाना है। महाराज ने वापसी के लिए बोला है और आज ही राजकुमार भी आए हैं। चीकू रानी की माँ कहती है, ठीक है बिटिया तू जाकर उनसे मिल ले, वह भी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। चीकू रानी कुटिया के भीतर जाती है। सामने चारपाई पर साफ सुथरे बिस्तर पर राजमाता लेटी हुई थी। बीमार होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कितना तेज था। वह आज भी बहुत सौम्य नजर आ रही थी। चीकू रानी अंदर जाकर उनको प्रणाम करते हुए कहती है, प्रणाम राजमाता। राजमाता इशारे से ही चीकू रानी को आशीर्वाद देती है। चीकू रानी चारपाई के पास ही बैठ जाती है। उनकी आंखों के कोरों में हल्का सा पानी आ गया। चीकू रानी को देखते ही राजमाता की आंखें भीग गई है। चीकू रानी राजमाता से बोलती है, राजमाता आप दुखी ना हो, आपके कष्टों का समय अब पूरा होने वाला है। ये आपसे मेरा वादा है कि आप जल्दी ही अपने राजमहल में वापस जाएंगी। राजमाता के चेहरे पर एक हल्की सी मगर दुख से भरी मुस्कान उभर आती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता आज आपके पुत्र अधिराज सिंह गुरुकुल से वापस आ गए हैं। अब उनको कुछ समय के लिए शस्त्र विद्या सीखने के लिए आचार्य प्रद्युम्न के पास जाना होगा। पुत्र अधिराज के बारे में सुनकर राजमाता के चेहरे की मुस्कान अब गहरी तथा कम पीड़ा वाली हो जाती है। राजमाता फिर इशारे से चीकू रानी से अपने छोटे पुत्र शोभित राज के बारे में पूछती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता उनकी शिक्षा पूर्ण होने में अभी समय लगेगा। उनसे तो अभी हम भी नहीं मिले हैं। इसके बाद चीकू रानी राजमाता से पूछती है, राजमाता अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपको ठीक से भूख लगती है? क्या वैद्य जी आपको देखने के लिए रोजाना आते हैं? राजमाता हाँ में सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, हाँ पुत्री। इसके बाद चीकू रानी कहती है, राजमाता अब मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। राजमाता फिर धीमी आवाज में बोलती है, पुत्र वधू भी तो पुत्री ही होती है। राजमाता की आवाज बहुत धीरे से निकलती है। चीकू रानी ने कहा, राजमाता
अब आपकी ये पुत्री राजमहल में पहुंच चुकी है और अब सब पर मेरी नजर है। जिसने भी आपके साथ ये अन्याय किया है, आपकी ये पुत्री उससे आपके ऊपर हुए हर अन्याय का हिसाब लेगी। राजमाता चीकू रानी से पूछती है, मेरा पुत्र महेंद्र प्रताप कैसा है? चीकू रानी कहती है, राजमाता आपके पुत्र भी ठीक है। आज महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ व्यस्त थे, इसीलिए तो मैं उनसे आज्ञा लेकर यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। मैं इतने समय से आपसे मिल नहीं पाई थी और मुझे आपका हाल भी जानना था। राजमाता आप फल आदि ठीक से खाना और खास तौर पर चीकू का फल समय समय पर जरूर खाते रहना। वैद्य जी ने कहा है कि वह फल ही आपको बहुत जल्दी और पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। राजमाता आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। आप जानती हैं कि चिंता तो चिता समान होती है। राजमाता ने कहा, हाँ पुत्री, मैं जानती हूँ। अभी उनकी बातें चल ही रही थी, तभी वहाँ राजमाता को देखने के लिए वैद्य जी आ जाते हैं। चीकू रानी वैद्य जी को प्रणाम करती है तो वैद्य जी कहते हैं, प्रणाम पुत्री, खुश रहो, सदा सुखी रहो, आपका सुहाग अटल रहे। चीकू रानी वैद्य जी से पूछती है, वैद्य जी, इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने में अभी कितना समय लगेगा? वैद्य जी कहते हैं, ये ठीक तो हो गई है, किंतु कोई गम, कोई मन की पीड़ा है जो इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो इन्हें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने दे रही है। चीकू रानी उदास होकर कहती है, वैद्य जी, अपने परिवार से दूर होना ही सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ी पीड़ा है। वैद्य जी भी चीकू रानी की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, पुत्री, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चीकू रानी कहती है, वैद्य जी, हमें जल्दी जाना होगा। आप हमें ये बताएं, कोई और बात तो नहीं है, किसी और चीज की आवश्यकता तो नहीं है? वैद्य जी कहते हैं, नहीं पुत्री, बस इनको नियम से ये फल खिलाते रहो, ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। चीकू रानी कहती है, जी वैद्य जी, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। वैद्य जी चीकू रानी से जाने की आज्ञा मांगते हुए कहते हैं, पुत्री, अब हम चलते हैं। चीकू रानी वैद्य जी को प्रणाम करती है। इसके बाद वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। चीकू रानी राजमाता से जल्दी ही उनको राजमहल में वापस ले जाने का वादा करके उनसे विदा लेती है। चीकू रानी कहती है, राजमाता, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही फिर से आपसे मिलने आऊंगी। राजमाता धीमी आवाज में बोलती है, ठीक है पुत्री, तुम भी अपना ख्याल रखना। चीकू रानी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर राजमहल में वापस आ जाती है। 2 दिन के बाद राजमहल में महाराज अचानक चीकू रानी के कक्ष में प्रवेश करते हुए पूछते हैं, छोटी रानी, आपके माता पिता कैसे हैं? चीकू रानी कहती है, महाराज, वे ठीक है। महाराज महसूस करते हैं कि ऐसा कहते हुए चीकू रानी के चेहरे पर एक उदासी थी। महाराज कहते हैं, छोटी रानी, यदि आपकी वहाँ रहने की इच्छा थी तो आप कुछ दिनों के लिए वहाँ और रह सकती थी। चीकू रानी कहती है, महाराज, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं सबसे मिल आई हूँ। महाराज, अभी मेरा यहाँ रहना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने वापस आना ही ठीक समझा। महाराज कहते हैं, छोटी रानी, वैसे तो आपने वापस आकर बहुत अच्छा किया है। आपने हम पर ना जाने क्या जादू कर दिया है। आपके बगैर यहाँ हमारा भी मन नहीं लगता है। चीकू रानी हंसते हुए कहती है, महाराज, हमने कोई जादू नहीं किया है। ये आपका बड़पन है जो आप हमें इतना मान देते हैं। महाराज कहते हैं,
छोटी रानी, आप इस मान की हकदार है। जब हम आपके पास होते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ का वातावरण प्रफुल्लित सा रहता है। चीकू रानी कहती है, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। महाराज कहते हैं, जरूर पूछिए छोटी रानी, आप क्या पूछना चाहती है? चीकू रानी कहती है, महाराज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बावड़ी की तरफ इतने दरवाजे क्यों बने हुए हैं? महाराज, क्या बावड़ी के आसपास ऐसा ही होता है? मैंने कभी बावड़ी देखी नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये सब पूछ रही हूँ। महाराज कहते हैं, नहीं छोटी रानी, जरूरी नहीं है ऐसा हो। ये दरवाजे तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बनवाए थे ताकि यदि कभी कोई अन्य राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करते हुए राजमहल तक पहुंच जाए तो महल की स्त्रियां बावड़ी के उन दरवाजों से सुरक्षित बाहर निकल सके। चीकू रानी महाराज से पूछती है, महाराज, उन दरवाजों से कोई सुरक्षित बाहर कैसे निकल सकता है? तो महाराज चीकू रानी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, छोटी रानी, उन दरवाजों के भीतर से गुप्त दरवाजे भी हैं, जिनमें से कुछ दरवाजे तहखानों में खुलते हैं तथा कुछ दरवाजों के पीछे गुप्त सुरंगें भी बनी हैं, जो राज्य की चारों तरफ की सीमा के जंगलों में जाकर निकलती है। वहाँ पर भी सुरक्षा की दृष्टि से खुलने वाले दरवाजे गुप्त स्थान पर खुलते हैं। चीकू रानी महाराज से कहती है, महाराज, ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है। संध्या समय के पश्चात युवराज के आने की खुशी में राजमहल में उत्सव का सा वातावरण था। प्रजा ने अपनी तरफ से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसकी ही तैयारी चल रही थी। सब राज्यवासी जिसमें जो हुनर था वह अपना हुनर पेश कर रहा था। कोई गीत गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई बाजीगरी दिखा रहा था तो कोई कठपुतली का खेल दिखा रहा था। कार्यक्रम के मध्य में मझली रानी माधवी अपनी तबीयत खराब बताकर उठकर जाने लगती है तो उनके साथ ही उनकी मोह लगी दासी शन्नो भी उठकर चल देती है। चीकू रानी भी उन पर नजर रखे हुए थी। कुछ समय बाद चीकू रानी सेनापति को भी वहां से जाते हुए देखती है। चीकू रानी सोचती है, आज तो हमें ये रहस्य निश्चित ही जानना है। इसके लिए मुझे इन सब की हरकतों पर नजर रखनी ही होगी, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। मन में ऐसा विचार करके कुछ देर बाद चीकू रानी भी महल के भीतर चली जाती है। चीकू रानी जैसे ही राजमहल के गलियारे में पहुंचती है, तभी उसको एक परछाई दिखाई देती है जो बावड़ी की तरफ जा रही होती है। चीकू रानी परछाई का पीछा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है। तभी उसे एक और साया उसी तरफ जाते हुए दिखाई देता है जिस तरफ पहले वाला साया गया था। कुछ ही क्षणों में दूसरे वाला साया पहले वाले साए के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वे दोनों एक साथ ही बावड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। चीकू रानी लगातार उन दोनों परछाइयों का पीछा करने का प्रयास कर रही होती है। थोड़े से प्रयास करने पर ही चीकू रानी उन दोनों परछाइयों के नजदीक पहुंच जाती है। वे दोनों साए एक जगह रुककर आपस में कुछ बात करते हैं। चीकू रानी उन दोनों परछाइयों से कुछ दूरी पर रुक जाती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। दूरी कुछ ज्यादा होने के कारण चीकू रानी ज्यादा कुछ तो नहीं सुन पाती, किंतु चीकू रानी को उन दोनों की बातों से इतना आभास अवश्य हो जाता है कि जैसे इन दोनों के बीच में किसी की सेहत के बारे में वार्तालाप हुआ है। कुछ देर बात करने के बाद वे दोनों साए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। चीकू रानी भी दबे पांव
उन दोनों परछाइयों के पीछे पीछे चलने लगती है। वे दोनों साएं बावड़ी की तरफ पहुंचकर इधर उधर ध्यान से देखने के बाद एक दरवाजे को खोलते हैं तथा उस दरवाजे के पीछे बने गुप्त रास्ते से वे दोनों साएं कहीं गायब हो जाते हैं। चीकू रानी अपने मन में ये विचार करते हुए उन दोनों परछाइयों का पीछा करती है कि निश्चित ही ये सेनापति और मझली रानी माधवी है। चीकू रानी अपने मन में ये भी विचार करती है कि आज तो हमें सेनापति तथा मझली रानी माधवी के यूं इस तरह सबसे छुपकर कहीं जाने के रहस्य का पता लगाना ही है। आखिर ये दोनों इस प्रकार सबसे छुपकर जाते कहाँ हैं? और इन दोनों के इस प्रकार साथ जाने का क्या कारण हो सकता है? अचानक उन दोनों की परछाई चीकू रानी की आंखों से ओझल हो जाती है। पहले तो चीकू रानी को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर ये दोनों चले कहाँ गए। लेकिन फिर उसकी दृष्टि दीवार पर बने एक चित्र पर पड़ जाती है। उस चित्र में कुएं जैसी एक आकृति बनी हुई होती है जो बाकी के बने पूरे चित्र से अधिक उभरी हुई सी लग रही थी। चीकू रानी सोचती है कि जरूर ये ही गुप्त दरवाजे को खोलने की चाबी होगी। चीकू रानी कुछ समय वहां खड़े रहकर उन दोनों के आने की प्रतीक्षा करती है। वह देखना चाहती थी कि आखिर वे दोनों कितने समय में वापस आते हैं। करीब आधे घंटे के पश्चात चीकू रानी को उन दोनों के आने की आहट सुनाई देती है। चीकू रानी बहुत सावधानी के साथ छुपकर खड़ी हो जाती है। चीकू रानी देखती है कि वे दोनों भी बहुत सावधानी से धीरे धीरे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वे दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि उन पर किसी की नजर ना पड़ जाए। वे दोनों तेजी से बावड़ी से निकलकर बगीचे से होते हुए राजमहल के गलियारे में पहुंच जाते हैं। जब चीकू रानी को ये तसल्ली हो जाती है कि वे दोनों वहां से चले गए हैं, तो चीकू रानी गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए उस दीवार पर बने चित्र की तरफ बढ़ती है। पहले तो चीकू रानी उस आकृति को दबाकर देखती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद कुएं की आकृति जो कि थोड़ी उभरी हुई थी, चीकू रानी उसको पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ घुमाने का प्रयास करती है, तो वह कुएं की आकृति बाईं तरफ घूम जाती है। उस आकृति के थोड़ा सा घूमते ही दीवार के दाहिनी तरफ एक झिर्री सी दिखाई देने लगती है। उसके बाद चीकू रानी उस आकृति को थोड़ा और घुमाती है, तो दीवार में दिखने वाली झिर्री थोड़ी और बड़ी दिखाई देने लगती है। चीकू रानी समझ जाती है कि ये कोई गुप्त रास्ता है। अब चीकू रानी उस आकृति को पूरा घुमाती है, तो उसे सामने एक बड़ा दरवाजा दिखाई देने लगता है। चीकू रानी उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करती है। भीतर प्रवेश करते ही वह देखती है कि दीवार पर एक तरफ मशाल लगी हुई थी। उससे थोड़ा आगे चलकर उसे नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जो शायद किसी तहखाने में जा रही थी। तहखाने की सीढ़ियों के पास भी ठीक वैसा ही एक चित्र बना हुआ था, जैसा कि बाहर दरवाजे को खोलने के लिए बना हुआ था। चीकू रानी उस चित्र पर बने कुएं के चिन्ह को दाईं तरफ घुमाती है, तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। इसके बाद चीकू रानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे तहखाने में चली जाती है, जहां एक गलियारा होता है। गलियारे से होते हुए वह एक कक्ष में पहुंच जाती है। वहां चीकू रानी को किसी के कराहने की एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। मशाल की रोशनी में कराहने वाले का चेहरा नजर तो आ रहा था, किंतु साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चीकू रानी मशाल के पास रखा कोई द्रव्य डालकर मशाल की रोशनी को बढ़ाती है।
रोशनी थोड़ी ज्यादा होने पर वह उस व्यक्ति की तरफ देखती है जो कुछ देर पहले कराह रहा था। वह व्यक्ति ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलता है, तुम फिर से आ गई। इस तरह रखने से तो अच्छा है कि तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते। चीकू रानी उस व्यक्ति के करीब जाकर बहुत ध्यान से देखती है तो वह चौंक जाती है। उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, बड़े महाराज आप यहाँ पर ऐसी अवस्था में। वह व्यक्ति भी चीकू रानी की तरफ देखकर बोलता है, तुम कौन हो? तुम वह तो नहीं हो जो रोज आती है। हे भगवान, अब उस दुष्ट औरत ने किस नई आफत को भेज दिया है। चीकू रानी उस व्यक्ति से पूछती है, क्या आप बड़े महाराज हैं? वह व्यक्ति फिर से चिल्ला उठता है, कौन सा महाराज, कैसा महाराज? मुझे तो उस सेनापति और उसकी रखेल ने एक कुत्ता बनाकर रख दिया है। चीकू रानी समझ जाती है कि बड़े महाराज ये सब रानी माधवी के बारे में कह रहे हैं। चीकू रानी कहती है, पिताजी महाराज, मैं आपकी छोटी पुत्र वधू हूँ। बड़े महाराज हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम हमारी पुत्र वधू हो। चीकू रानी कहती है, जी पिताजी महाराज, आपके पुत्र ने अभी कुछ समय पहले मुझसे विवाह किया है और मैं किसी जरूरी कारण से यहाँ आई हूँ। महाराज उससे पूछते हैं, आप किस जरूरी कारण की बात कर रही हैं? चीकू रानी बड़े महाराज को कंधे का सहारा देकर उठाते हुए बोलती है, पिताजी महाराज, मैं यहाँ आपको लेने आई हूँ। अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। इसके बाद चीकू रानी बड़े महाराज को अपने कंधे का सहारा देकर अपने साथ लेकर धीमी गति से चलते हुए छुपते छुपाते उसी रास्ते से वापस चल पड़ती है जिधर से वह आई थी। जब वह बड़े महाराज को लेकर राजमहल में पहुंचती है तो वह देखती है कि राजमहल में कार्यक्रम अभी भी चल रहे थे। मंच पर किसी नाटक का मंचन हो रहा था और सभी लोग नाटक देख रहे थे। चीकू रानी धीरे धीरे बड़े महाराज को लेकर वहां चल रहे नाटक के बीच में ही मंच पर पहुंच जाती है। महाराज महेंद्र प्रताप सिंह के साथ साथ सभी लोगों की नजर अचानक नाटक से हटकर नाटक मंच पर खड़े बड़े महाराज और चीकू रानी पर पड़ती है। बड़े महाराज इतनी बुरी हालत में दिखाई दे रहे थे कि महाराज महेंद्र प्रताप सिंह उन्हें देखकर पहचान ही नहीं पाते। चीकू रानी के साथ मंच पर एक बूढ़े व्यक्ति को खड़े देखकर महाराज महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी से पूछते हैं, छोटी रानी, ये क्या नादानी है? नाटक के मंचन के मध्य में आप किस व्यक्ति को लेकर मंच पर आ गई हैं? चीकू रानी कहती है, महाराज ध्यान से देखिए, ये कौन है? देखिए आज इनकी ये क्या हालत हो गई है। चीकू रानी की बात सुनकर महाराज ध्यान से चीकू रानी के साथ आए व्यक्ति को देखते हैं। मंच पर खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखकर एक साथ कई लोग चौंक जाते हैं। सेनापति और रानी माधवी भी वही थे। इस प्रकार अचानक महाराज को वहां देखकर वे भी चौंक जाते हैं और दोनों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और बड़े महाराज यहाँ कैसे पहुँचे। बड़ी महारानी सुजाता भी बड़े महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और महाराज महेंद्र प्रताप के आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। चीकू रानी देखती है कि सेनापति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, किंतु चीकू रानी ये भी देखती है कि मझली रानी माधवी के चेहरे पर डर की अपेक्षा सभी दूसरे लोगों की तरह ही आश्चर्य के भाव है। चीकू रानी सोचती है, ये कैसा रहस्य है जिसने जुर्म किया है वह भी डरने की बजाय आश्चर्य में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उठकर मंच पर जाते हैं।
वह बड़े महाराज को एकटक देखते हैं। बड़े महाराज को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह पिताश्री बोलकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। उसके बाद उठकर अपने पिता के गले लग जाते हैं। इसी दौरान मौका देखकर सेनापति वहां से धीरे से खिसकने का प्रयास करता है, लेकिन चीकू रानी की नजर वहां से चुपके से जाते हुए सेनापति पर पड़ जाती है। चीकू रानी वहीं से बोलती है, सेनापति जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही तो महाराज तथा अन्य सभी लोगों को बड़े महाराज के बारे में पूरी कहानी बताएंगे। चीकू रानी के मुख से ये शब्द सुनकर छोटे महाराज बहुत ही आश्चर्य से चीकू रानी की तरफ देखते हैं। चीकू रानी बोलती है, हाँ महाराज, ये सब तो आपके सेनापति का ही किया हुआ था। अपनी पोल खुलती देखकर सेनापति फिर से भागने का प्रयास करता है। महाराज के कहने पर कुछ सैनिक सेनापति को वहीं दबोच लेते हैं। महाराज सेनापति को मंच पर आने का आदेश देते हैं और सेनापति से बोलते हैं कि आप स्वयं बताएंगे कि क्या बात है और ये क्या पहेली है और इस पहेली से आपका क्या लेना देना है। सेनापति मंच पर आते ही महाराज के पैरों में पड़कर अपनी रक्षा की भीख मांगने लगता है। महाराज द्वारा फिर से पूछने पर सेनापति बताना शुरू करता है। वह कहता है, महाराज, मैं आज आपको वह कहानी बताता हूँ जिसकी योजना मैंने और शन्नो ने मिलकर बनाई। महाराज, हमने आपका सब कुछ, संपूर्ण राज्य हथिया लेने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार हमें सबसे पहले धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को समाप्त करना था। अपनी बनाई इस योजना के लिए हमें कई प्रकार के षड्यंत्र रचने पड़े। महाराज, षड्यंत्र की शुरुआत एक योजना के तहत हुई थी। बड़े महाराज की मृत्यु भी इसी षड्यंत्र का एक हिस्सा थी। उनकी मृत्यु एक शेर के प्रहार से हुई आकस्मिक मृत्यु नजर आ रही थी, जबकि सच्चाई ये थी कि हमने बड़े महाराज को बावड़ी की तरफ वाले तहखाने में कैद कर दिया था। इतना कहकर जब सेनापति चुप हो गया, उसके बाद महाराज ने उससे पूछा, तो फिर वह शव किसका था जिसे हमने महाराज का शव समझकर दाह संस्कार किया था? सेनापति ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, वो हमने बड़े महाराज की जगह जंगल में एक बड़े महाराज की तरह दिखने वाले सैनिक को मारकर उसका शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके फेंक दिया था। उस शव की उंगली में बड़े महाराज की खानदानी अंगूठी तथा शरीर पर बड़े महाराज के वस्त्र पहना दिए थे। ऐसा हमने इसलिए किया था कि प्रथम नजर में वह बड़े महाराज का ही शव लगे। छोटे महाराज पूछते हैं, सेनापति, यदि ऐसा था तो तुमने बड़े महाराज को तहखाने में क्यों डाला? सेनापति उत्तर देते हुए कहता है, महाराज, ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि बड़े महाराज को एक राज मालूम है और हमारे लिए बड़े महाराज से वह राज जानना बहुत आवश्यक था। छोटे महाराज सेनापति से कहते हैं, सेनापति, तुम कौन से राज की बात कर रहे हो? चीकू रानी भी सेनापति से सवाल करती है, सेनापति, जल्दी से बताओ, वह कौन सा राज है जो तुम बड़े महाराज से जानना चाहते थे? अपने बचने का कोई रास्ता ना देखकर सेनापति कहता है, छोटे महाराज, राजमहल के गुप्त खानदानी खजाने का राज। छोटे महाराज सेनापति से पूछते हैं, कौन सा खानदानी खजाना? ये तुम किस गुप्त खानदानी खजाने की बात कर रहे हो? सेनापति छोटे महाराज से कहता है, हाँ महाराज, गुप्त खजाना आपके परिवार का खानदानी खजाना, जिसका नक्शा बड़े महाराज को ही पता है और हमारे लिए वह खानदानी खजाने का राज जानना बहुत जरूरी था।
महाराज, उस नक्शे के बारे में जानने के लिए हम दोनों ने बड़े महाराज को बहुत यातनाएं दी, लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी बड़े महाराज टस से मस नहीं हुए। सेनापति के मुख से इतना सुनते ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बेहद क्रोध आ जाता है तथा वे क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी चीकू रानी उनको टोकते हुए बोलती है, रुकिए महाराज, अभी तो अन्य राज बाकी है। छोटे महाराज चीकू रानी की तरफ देखकर पूछते हैं, चीकू रानी, और कौन सा राज है? चीकू रानी कहती है, महाराज, वह भी आपको अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उस राज के बारे में भी आपको सेनापति ही बताएंगे। इन सब बातों में काफी समय गुजर जाता है। सुबह होने का समय हो जाता है। इस बार चीकू रानी की ये बात सुनकर सेनापति भी आश्चर्य और हैरानी से चीकू रानी की ओर देखता है। चीकू रानी कहती है, महाराज चलिए, वह दूसरा राज भी आपको मैं ही बता देती हूँ, जिसको सुनकर आप बेहद खुश होंगे। चीकू रानी बोलती है, महाराज, राजमाता भी जीवित है। छोटे महाराज हैरान हो जाते हैं और चीकू रानी से पूछते हैं, चीकू रानी, ये आप क्या कह रही हैं? चीकू रानी की इस बात से महाराज के साथ साथ सेनापति भी चौंक जाता है तथा आश्चर्य में उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि राजमाता तो मंदिर में जलकर समाप्त हो गई थी, फिर राजमाता जीवित कैसे हो सकती है? इसका मतलब सेनापति भी राजमाता के विषय में अनजान थे। आज तक सबके साथ साथ वह भी यही सोचता था कि राजमाता मर चुकी है। चीकू रानी कहती है, महाराज, राजमाता जंगल में मेरे माता पिता के पास है। अब आपको सेनापति जी बताएंगे कि राजमाता को समाप्त करने की योजना किसने बनाई थी। चीकू रानी बोलती है, सेनापति जल्दी से बताओ, वह क्या योजना थी? महाराज क्रोध में कहते हैं, बोलो सेनापति, अन्यथा हमारी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। सेनापति डर से थर थर कांपते हुए कहता है, बताता हूँ महाराज। महाराज, राजमाता को मंदिर में जलाकर समाप्त करने की योजना भी मेरे और शन्नों के द्वारा ही बनाई गई थी और हम अपनी योजना में कामयाब भी हो गए थे। चीकू रानी बोलती है, महाराज, अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। महाराज, सेनापति और दासी शन्नों के मध्य कोई चक्कर चल रहा था। मझली रानी माधवी की दासी शन्नो अक्सर मझली रानी माधवी को नींद की औषधि देकर स्वयं उनके वस्त्र पहनकर सेनापति से मिलने जाती थी। महाराज, आज तक मैं भी दासी शन्नो को मझली रानी समझ रही थी। ये दासी शन्नो मझली रानी माधवी के वस्त्र और आभूषण पहनकर मझली रानी माधवी का वेश धरकर सेनापति से मुलाकात करती थी। इसलिए मुझे भी इसे समझने में बहुत देर लगी। उस दिन जब राजमाता मंदिर जा रही थी तो इन दोनों की योजना राजमाता की चहेती दासी प्रभा ने सुन ली थी। प्रभा ने मंदिर में राजमाता को बता दिया कि सेनापति और दासी शन्नो इन दोनों ने मिलकर आपको समाप्त करने की योजना बनाई है। राजमाता की दासी प्रभा राजमाता को पूरी योजना बताकर फिर राजमाता से हाथ जोड़कर विनती करती है कि राजमाता, आप मेरे साथ अपने वस्त्र बदल लें। आप मेरे वस्त्र पहन लें तथा मैं आपके वस्त्र पहन लेती हूँ, क्योंकि इस समय हम सेनापति की योजना का खुलासा भी नहीं कर सकते हैं। सेनापति हमारे आसपास ही होगा। यदि उसको कुछ भनक लगी तो वह कुछ भी कर सकता है। हमारे पास अब समय कम है। आप मेरे वस्त्र पहनकर मंदिर के पीछे वाले मार्ग से बाहर निकल जाना। राजमाता अपनी दासी प्रभा की बात मानकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से
अपनी प्यारी दासी से विदा लेकर और उसका धन्यवाद करते हुए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सेनापति और शन्नो की योजना के तहत राजमाता की जगह उनकी दासी प्रभा इन दोनों के षड्यंत्र की बलि चढ़ जाती है। उस समय मंदिर से जो शव मिला था वह राजमाता का ना होकर उनकी चहेती दासी प्रभा का था। राजमाता तो पीछे के रास्ते से भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई थी। राजमाता कई दिनों तक भूखी प्यासी जंगल में इधर उधर भटकती रही। राजमाता देवी माँ की अनन्य भक्त थी। देवी माँ अपनी अनन्य भक्त राजमाता की ऐसी अवस्था देख अत्यंत आहत हुई। हम भी देवी माँ के भक्त हैं और मैं देवी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त एक दिव्य कन्या हूँ। एक बार राजमाता बड़े महाराज के साथ जंगल में शिकार के लिए गई थी। तब हम उनको जंगल में मिले। बड़े महाराज और राजमाता ने हमारी परवरिश का जिम्मा जंगल में रहने वाले भील जाति के मुखिया तथा उनकी पत्नी को सौंप दिया। हमारी परवरिश उन्होंने ही की है। उस दिन भी राजमाता जंगल में भटकते हुए मुखिया जी को यानी हमारे पिताश्री को मिल गई। तब से राजमाता वही जंगल में हमारे माता पिता के पास है और वही उनका इलाज चल रहा है। चीकू का बाग भी हमने उनके लिए ही लगवाया है। वैद्य जी ने उनको चीकू का नियमित सेवन करने के लिए कहा है। प्रतिदिन चीकू के सेवन से ही वे पूर्ण स्वस्थ होंगी। देवी माँ ने स्वयं प्रकट होकर हमें ये कार्य पूर्ण करने को कहा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह चीकू रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और चीकू रानी से बोलते हैं, देवी आप धन्य है। आपने हमारे माता पिता हमें लौटा दिए। उसके पश्चात राजमाता को राजमहल लाया जाता है। सेनापति के साथ साथ दासी शन्नो के भी हाथ काटकर उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। रानी माधवी ने स्वयं अपनी दासी शन्नो के हाथ काटकर उसके कर्मों की सजा दी। चीकू रानी आज राज्य के हर नागरिक को अत्यंत सुंदर, बहुत ही तेजोमय रानी लग रही होती है। चीकू रानी जिनको देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था कि उनको जो जैसी नजर से देखेगा उस व्यक्ति को वह वैसी ही दिखाई देंगी। चीकू रानी का असली नाम अवनिका था, किंतु रानी ने राजमहल में आने से पहले देवी माँ की आज्ञा से अपना नाम बदलकर चीकू रख लिया था।